धन्यवाद मैम, एक बार पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रश्नों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगला जी। प्रश्न आपसे है कि ग्रेजुएशन से लेकर के हायर एजुकेशन में नियुक्ति तक क्या क्या समस्याएं अथवा क्या क्या बाधाएं सामने आई और कैसे उन कठिनाइयों को दूर किया? बाधा तो मुझे कभी लगी नहीं किसी समस्या में, बस प्रयास करती रही। और आपको पहले भी मैंने अभी बताया था कि मुझे दबाव किसी प्रकार का था नहीं, तो इसलिए कोई भी चीज मुझे बाधा के रूप में नहीं लगती थी कि कोई बाधा है, मुझे इसमें सफल ही होना है। लेकिन हाँ, मैं प्रयास अवश्य करती थी। प्रयास के मामले में मैं पीछे नहीं रहती थी, कोशिश जरूर करती थी। और सफलता वही गीता का उपदेश है, कर्मण्येवाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसी पे चलती रही। और संतोष करने की भी आदत है कि मैं संतुष्ट रहती हूँ अपने कार्य को जब कर लेती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा। और प्रयास करना मेरा काम है, और सफलता असफलता तो भगवान के हाथ में है। वो देख सफल हो जाऊंगी या असफल होंगी उसमें, वो मेरे प्रयास पे निर्भर करता है। थैंक यू मैम। मैम, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक युग में धीरे धीरे मैम संस्कृत का की ओर आकर्षण कम होता जा रहा है। मतलब लोग कहते हैं इस इंग्लिश में इंग्लिश तुम्हारी ठीक है तो इसमें जॉब कर लो, बैंक में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो मैम संस्कृत का क्यों मैम इतना मतलब आकर्षित कम हुआ जा रहा है? आकर्षण कम तो नहीं हो रहा है बेटा, ज्ञान थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लोग आधुनिकता की ओर जाते हैं, लेकिन परिवर्तन तो होना है। जैसे परिवर्तित होकर वही है ना, जहाज का पंछी उड़ जहाज पर आवे है। अब समुद्र में जहाज जा रहा है तो उड़ के जाएगा कहाँ पक्षी? उसको तो अपनी धरोहर में ही आना पड़ेगा ना। वही संस्कृत का हाल बुरा नहीं है, बस विचारों का परिवर्तन है। प्रयोग तो संस्कृत का सभी करते हैं, बस विषय के रूप में नहीं लेते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत है, विषय के रूप में नहीं चयनित करते हैं कि कोई प्रयोजन नहीं है। आप संस्कृत भाषा में कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे संस्कृत नहीं आती है। शब्द वही है, संस्कृत थोड़ा कठिन सब्जेक्ट संस्कृत लगता के है। शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गीतों में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहते ये हैं कि संस्कृत विषय मुझे आता नहीं है या मैं जानता नहीं हूँ। तो संस्कृत का तो प्रयोग आप संस्कार क्या जन्म से लेके मृत्यु तक आपका चलता ही है। 16 संस्कार, चाहे अंत्येष्टि हो, चाहे शिशु का गर्भाधान हो, चाहे अन्नप्राशन हो, और सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, सिर्फ संस्कारों तक ही संस्कृत नहीं सीमित है। संस्कृत विषय के रूप में प्रयोजन अगर नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। महाविद्यालय में अगर मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब संस्कृत का प्रयोजन है। और संस्कृत भाषा में जितनी इंग्लिश भाषा या अन्य भाषाओं में है, उतनी ही संस्कृत भाषा में भी है। समस्या यहाँ आती है कि आप उसके लिए कितना प्रयत्नशील है। आप उस विषय कोई भी विषय कभी भी या कोई भी ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं होता। हर ज्ञान कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता प्रदान करता है। कोई भी ज्ञान हो, किसी भी विषय का ज्ञान हो, तो संस्कृत विषय कैसे निरर्थक हो सकता है? बस समस्या ये है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए, हिंदी का जब आप टाइपिंग सीखते हैं, हिंदी टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग के जो शब्द हैं, अगर आप उसको महेश्वर सूत्र से जोड़ दीजिए। संस्कृत में महेश्वर सूत्र सभी ने पढ़े होंगे, संधियां सभी ने पढ़ी हैं, संधियों के बारे में सभी जानते हैं। अगर आप उसको जोड़ दें तो उनको याद करना कितना सरल हो जाता है। आप हिंदी की कभी
देखिएगा टाइपिंग का जो टाइपिस्ट जो टाइपिंग का क्रम है मतजल वाला, तो वो आपका और क्या कहते हैं महसूस सूत्र दोनों कितने समान अवस्था में है। और संस्कृत जो भाषा है वो स्मरणीय भाषा है, याद रखने वाली भाषा है। याद क्योंकि सिरवड़ से आधारित थी, तो सिरवड़ करके ही बोलते थे व्यक्ति। तो क्या कहते हैं हम लोगों का जो बुद्धि है उसका जो विस्तार है वो अत्यधिक होता है। ये तो क्या कहते हैं साइंस भी प्रूफ मानती है। साइंस भी कहती है कि मंत्रों के उच्चारण करने से आप उच्चारण करेंगे तो आप में बोलने की क्षमता अधिक हो जाएगी, श्वास की क्षमता अधिक हो जाएगी। और क्योंकि उसका प्रयोग एक साथ करना पड़ता है। आप किसी भी मंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो एक साथ पूरे शब्दों को बोलते हैं, जो वायु को लेते हैं और वायु को छोड़ते हैं। उस क्रम में जो भी आता है उससे क्या कहते हैं एक तो स्पष्ट वक्ता हो जाते हैं आप, दूसरा आपके अंदर आत्मविश्वास भी आता है, तीसरा आपको प्रयोजन से जोड़ने के लिए अब तो संस्कृत विषय का देश में भले ही थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण भारत में अधिक है। दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि उनकी मलयालम और तमिल सब वहीं से उत्पन्न हुई हैं और शब्दों के जो प्रयोग हैं वो उसी प्रकार से करते हैं। तो इसलिए जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। अब आप संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली किसी को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जब इसी भाषा से सबकी उत्पत्ति हुई है तो कहीं ना कहीं जननी रहेगी ही, और जननी को छोड़ पाना मुश्किल होता है किसी के लिए भी। जो जननी है, मातृभाषा है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से बहुत हम सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि संस्कृत भाषा से मेरा भी लगाव रहा है पहले से ही, और मैं पढ़ता भी हूँ, थोड़ा बहुत संस्कृत सीखना चाहता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन भी है कि कभी आप ऐसी कोई क्लास या ऐसा कोई प्रोग्राम रखें जिसमें हम संस्कृत से संबंधित कुछ बेसिक जो ज्ञान होता है, जो धरातल का जो ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत हम लोग उसको आसानी से सीखें, उसको समझें। आप संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों विषयों का कॉम्बिनेशन बना के आप ऐसा कुछ करें, ऐसा आपसे निवेदन है। बिल्कुल। देखो बेटा, आपको हिंदी और इंग्लिश में जितने भी अनुवाद है वो आपको हर जगह प्राप्त हो जाते हैं। संस्कृत के विषय में जानने के लिए मैं जरूर एक कक्षा 2 कक्षाएं रखूंगी जिसमें आप लोग संस्कृत के प्रति रुचि ही नहीं बल्कि उसकी विषय की विस्तारता को भी समझेंगे, जानेंगे। और संस्कृत को समझने के लिए सर्वप्रथम तो व्याकरण ही होती है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए सर्वप्रथम उसकी व्याकरण आनी चाहिए। भाई आपको गच्छति लिखा जा रहा है तो गच्छति का अर्थ जाता है या जाएगा में फर्क है, तो वो पता होना चाहिए। तो संस्कृत की जब भी व्याकरण की क्लास लूंगी तब मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी, उस क्लास में जरूर बुलाऊंगी सारे बच्चों को। धन्यवाद मैम, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और तुरंत ही हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और हम सभी के सवालों का जवाब दिया, बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया। और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम को थोड़ा काम है, 5 बजे से मैम का एग्ज़ाम है कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है बेटा, भारतीय वैभव विज्ञान परीक्षा के रूप में एक ऑनलाइन परीक्षा करवाने जा रहे हैं। सभी संस्कृत के जितने भी टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। उस प्रतियोगिता में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए सब लोग एकत्र हो रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई कैसे जाए। इतनी बड़े संख्या में अगर परीक्षा होगी तो उस परीक्षा को कैसे किया जाए, उसकी योजना कैसे बनाई जाए,
उसी विषय पे विचार विमर्श करने के लिए सब लोग एक मंच पर इकट्ठे होंगे गूगल मीट पर। किसी को और कुछ पूछना है बच्चों? सभी के प्रश्न हो गए हैं, ओके, इसलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सत्र में मिलेंगे किसी अन्य प्रेरणा स्रोत के साथ और उनकी जीवन की, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। सफलता की कहानी के साथ। धन्यवाद मैम। ओके, और विष्णु थैंक सर का यू। भी धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपकी उपस्थिति से हम लोग आशान्वित होते हैं और हम लोगों में एक नया उत्साह आता है, साहस आता है। इसलिए आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तुम लोगों को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जो है अपने अध्यापकों को पढ़ने के साथ साथ खुद को गढ़ने के लिए भी उपयोग में ला रहे हो। पढ़ाई तुम लोग कॉलेज में कराते ही थे, अब तुमको हम कैसे बनाएंगे, तुम कैसे बनोगे, उसके लिए तुम लोग खुद ही हम लोग को उपयोग में ला रहे हो। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और किरण मैडम ने संस्कृत के बारे में जिस तरीके से बताया है वो उत्कृष्ट है। मैडम बहुत ही योग्य प्राध्यापिका रही हैं हमारे कॉलेज की और आगे भी हमारे छात्र उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न मैम, इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? क्योंकि ये हम सबसे जरूर पूछते हैं, इससे कुछ मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। संवाद संध्या में आकर मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। मेरा बचपन लौट आया, जो माता पिता के साथ बातें हुई वो शेयर करने का मौका मिला। वैसे तो दिमाग में रहते ही हैं, और आप लोगों में एक भी छात्र अगर मेरी बातों से प्रेरित हो जाएगा तो ये शिक्षक के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है कि अगर एक भी छात्र उसका सफल हो जाता है कहीं पर भी, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षक के लिए होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा प्रयास करते रहिए। असफल और सफल होना तो एक अलग चीज है, हमेशा अच्छी तरफ, गलत तरफ नहीं। दो मार्ग होते हैं, हमेशा कठोपनिषद में कहा गया है, एक श्रेष्ठ मार्ग होता है, एक प्रिय मार्ग होता है, एक प्रियस होता है, एक श्रेयस होता है। और श्रेष्ठ मार्ग की तरफ अगर आप अग्रसर रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक छोटा सा श्लोक है, छोटा सा है, सरल शब्दों में है, रसवती है बाड़ी यस, जिसकी बाड़ी में रस है, जो अच्छी बाड़ी का प्रयोग करता है, क्रोध का नहीं प्रयोग करता है, अपनी बाड़ी में हमेशा सरलता रखता है। फिर क्रिया श्रमवती है, जिसकी क्रिया कैसी होती है? श्रमवती, परिश्रम से भरपूर होती है। परिश्रम करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात किताब लिए बैठे हुए हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है और किताब हाथ में है। इसको श्रम नहीं कहते हैं, इसको परिश्रम नहीं कहते हैं। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन ढंग से पढ़ रहे हैं और दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, उसको क्रिया कहते हैं श्रमवती क्रिया। फिर लक्ष्मी दानवती है, जिसके पास लक्ष्मी है, अगर किसी के पास दान करने के लिए है तो वो सहयोग करे। जैसे कोरोना काल में सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया, विपत्ति आने पर उसका सहयोग किया जाए। लक्ष्मी उसको कहते हैं तस्य जीवनम सफलम, उसी का जीवन क्या है? सफल है। तो इसलिए आपको उस सफल जीवन के लिए प्रयासरत रहना है और श्रेष्ठ मार्ग की तरफ है, प्रिय मार्ग की तरफ नहीं। प्रिय तो बहुत कुछ होता है, प्रिय तो सोना भी होता है, आलस भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग की तरफ अग्रसर रहना है। ठीक जी जी मैम, धन्यवाद मैम। जय हिंद। और आप सबको से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बच्चों, मुझे संवाद संध्या में बुलाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।